एक 65 वर्ष की महिला अपने से 34 वर्ष छोटे उम्र के एक लड़के से बनाती है शारीरिक संबंध। यह संबंध लगभग 3 वर्षों से चले आ रहे थे, लेकिन एक दिन उस महिला का पति उसको संबंध बनाते हुए देख लेता है और जब दोनों को देखता है तो उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी मिलकर के उस अपने पति की कर देती है हत्या के बाद आगे पता चलता है कि उस महिला की भी हत्या हो गई। साथियों, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए आखिर कौन थी वो महिला और कहाँ की है ये कहानी, बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय वर्मा वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक NK श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो बास्कोमान से रिटायर होने के बाद अपना घर नेहरू नगर कॉलोनी में बना लेते हैं। नेहरू नगर कॉलोनी थाना पाटलिपुत्र के पास होती है। NK श्रीवास्तव की उम्र 75 वर्ष की है। उनकी पत्नी का नाम सुजाता, उनकी उम्र 65 साल की है। वह दोनों इस मकान में रहते हैं। मकान 2 मंजिला होता है। उस मकान का नाम सुजाता निवास होता है। उस सुजाता निवास में वो रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी फैमिली में 3 बेटे हैं। एक बड़ा वाला बेटा उनका हैदराबाद में है, एक उससे छोटा दूसरा जिसका नाम नितिन है वह दुबई में, और तीसरा राजन वो दिल्ली में रहता है। परिवार में 3 बेटे हैं, तीनों अलग अलग जगह रहते हैं। एक दिन तारीख 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को दुबई में जो बेटा रहता है वो अपने माता पिता को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन नहीं उठता तो परेशान हो जाता है और परेशान होकर के वह उसके मकान के सामने एक गणेश जानकी अपार्टमेंट एक कॉलोनी है, उसके गार्ड को फ़ोन करता है और ये कहता है कि गार्ड साहब, हमारे घर पर जाके देखिए, मैं काफ़ी देर से फ़ोन डायल कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा। आखिर क्या बात है और देख के ज़रा मुझे बताइए तो सही। इसके बाद वह गार्ड का नाम होता है राम प्यारे यादव वहाँ से सुजाता निवास जो घर है उसमें पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ नीचे एक किराएदार रहता है और फर्स्ट फ्लोर पे हस्बैंड वाइफ रहते थे। किराएदार को साथ में लेता है। किराएदार का नाम अजय है। अजय को लेकर के वह फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि बेडरूम में NK श्रीवास्तव की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता है, देखता है किचन में सुजाता देवी खून से लथपथ उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। उसकी हालत ख़राब हो जाती है और ये जानकारी पास के थाना पाटलिपुत्र को दी जाती है और उनका बेटा जो नितिन दुबई में है उसको भी बता दिया जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस देखती है, उसकी जांच करती है, किराएदार से पूछती है जो अजय लड़का है। अजय लड़का उस मकान में लगभग 3 वर्ष से रह कर के अपनी तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि आंटी सारा काम देखती हैं, अंकल की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, पैर से चल नहीं पाते, उनको पार्किंसंस की समस्या है, लेकिन दोनों में लड़ाई ज़्यादातर होती रहती थी किसी न किसी बात को लेकर के। इसके बाद पुलिस पड़ोसियों से जानकारी लेती है उनके बारे में, तो पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ आसपास ज़्यादातर स्मैकर्स किस्म के लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और लूटपाट भी करते हैं। तो पुलिस को लग रहा था कि शायद ये केस स्मैकर्स किस्म के लोगों ने किया होगा, लेकिन जब सारा कुछ तलाशने के बाद कुछ हाथ नहीं लगता है तो उसी बीच SP स्वीटी
नाम की एसपी वो कहती हैं कि यह केस लूटपाट का नहीं है, क्योंकि इसमें लूटपाट है ही नहीं। इसके बाद वहाँ पर डॉग स्क्वाड लाए जाते हैं, डॉग स्क्वाड भी असफल होते हैं, कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। फिर इसके बाद पुलिस इसको लगभग डबल मर्डर केस था ही था, लेकिन इसको ब्लाइंड मर्डर केस भी समझ रही थी। लेकिन उसी बीच सुजाता निवास से थोड़ी दूर पर जाकर के एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है और सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगालती है और खंगालने के बाद देखती है कि एक संदिग्ध व्यक्ति उस मकान से निकलता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसका चेहरा और उसके कपड़े बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे। लेकिन पुलिस फिर से दोबारा उस सीसीटीवी कैमरे को देखती है तो उसमें गाड़ी का एक नंबर प्लेट एक गाड़ी की नज़र आती है। अब वह उस गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर उस व्यक्ति को तलाशने की कोशिश करती है कि वो गाड़ी किसकी थी। हालांकि कन्फर्म नहीं था कि उसी व्यक्ति की गाड़ी है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को वो तलाश रही थी और उसको वो तलाश लेती है। तलाशने के बाद वह व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है तो उसका नाम है अमित उर्फ टिंकू। अमित उर्फ टिंकू किराने की दुकान चलाता है। वहाँ से कुछ दूरी पर उसकी किराने की दुकान है। रहने वाला नालंदा जिले का है और वहाँ पर आकर के अपनी दुकान चलाता था। बताता है कि मैं 3 साल से आंटी के यहाँ मेरा आना जाना है और तारीख 15 को इन्होंने मुझे 7:30 बजे कॉल किया था, लेकिन मैं यहाँ 10:30 बजे पहुँचा। 10 बजे पहुँचा, इसके बाद ऊपर इनके बेडरूम में चला गया। तब सुजाता और मैं दोनों अपने संबंध बना रहे थे। उसी संबंध को इनके पति एन के श्रीवास्तव ने देख लिया और जैसे ही एन के श्रीवास्तव ने देखा तो वह हंगामा करने लगे और तेज़ी से शोर मचाने लगे, जो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद अमित ने तकिया उठा करके उनके मुंह को दबाया। मुंह को दबाने के बाद उधर सुजाता उनकी पत्नी किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद वहाँ से चाकू उठाती है। चाकू एन के श्रीवास्तव के छाती में घोंप देती है। एन के श्रीवास्तव वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जब वो महिला उस चाकू को लेकर के किचन में जा रही थी धुलने के लिए, तभी अमित के दिमाग में एक बात आती है कि अगर ये महिला पुलिस में गई और इसने कुछ बोला तो मेरा भी नाम ज़रूर आएगा, तो क्यों ना इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद अमित आगे बढ़ता है किचन में और सुजाता के मुंह को दबा लेता है। दबाने के बाद सुजाता उसको हाथ में काट लेती है। काटने के बाद फिर और गुस्सा आता है तो उसी चाकू से जिससे एन के श्रीवास्तव से मर्डर किया था, उसी चाकू से सुजाता देवी को गला रेत करके हत्या कर देता है। इसके बाद सुजाता देवी झटपट आती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। फिर वहाँ से जैसे कि गांव में होता है सिलबट्टा जो जिस पर मसाला पीसा जाता है, उसका पत्थर उठाता है सुजाता देवी के सर में, जब तक मारता रहता है जब तक उसकी हत्या नहीं हो जाती। इसके बाद वह व्यक्ति कमरे की तरफ जाता है। कमरे की तरफ जाने के बाद अलमीरा खोलता है। अलमीरा खोल करके उसमें से कुछ जेवर, कंगन जैसे और चेन, रिंग और कुछ बर्तन थे, उनको निकाल लेता है। निकालने के बाद वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान चलाना शुरू कर देता है, वहीं पर बैठता है। साथियों, ये सारी स्थिति जो थी सुजाता के साथ, अमित के साथ दोनों के नाजायज संबंध चल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि आप कब से जानते थे, तो उसने पहले बता दिया था कि मैं 3 वर्ष से जानता हूँ। तो साथियों, ये थी आज की कहानी कि एक 65 साल की महिला और 31 वर्ष का लड़का, दोनों के बीच में किस तरह से नाजायज संबंध थे और उसका
क्या परिणाम निकला। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ नई पीढ़ी को जागरूक करना है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।